सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे पता चले कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है या नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का वीडियो और उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स और उनसे रिलेटेड हम एक एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, टाइम खराब न करते हुए आपके लिए सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल से संबंधित, और स्टार्ट से एंड तक केवल आप 25 या 30 मिनट में पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। पूरा का पूरा पॉलिटिकल सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर लेंगे, जो एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में जब कंपनी बनी थी, कंपनी आई थी, तो सबसे पहला एक्ट था जिसको रेगुलेट करना था कंपनी को अपने मामले के लिए, वो 1773 में आया और वो पहला एक्ट था। और उसमें उस समय यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। इसमें जो कमी रह गई वो उसको दोबारा से यूज करना चाह रहे थे ठीक करने के लिए, क्योंकि उस समय कंपनी में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हम केवल बेसिक से पढ़ रहे हैं यहाँ पे समझते हुए। 3 चार्टर एक्ट आए थे 1813, 33 और 53 में। 13 में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की थी। ईसाई मिशनरी भारत में आए थे। उसके अलावा 20 साल के लिए कंपनी का जो मोनोपोली थी वो आगे बढ़ा दी। इसका मतलब चीन चाय और अफीम के साथ, अफीम का व्यापार केवल कंपनी करेगी, बाकी यूरोपियन देश, बाकी इंग्लैंड के लोग किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। 33 में उसको खत्म किया गया और ऐसे 1853 का ये 3 चार्टर एक्ट थे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम आया, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद किसके समय काल हुआ था? आप जो बीच में 1858 का विद्रोह, उसको उस समय वायसराय बने थे, जो गवर्नर जनरल से क्या बन गए थे? वायसराय। और वो थे लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। तो 1858 का जो विद्रोह था वो 57 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था, और वो बाद में क्या बन गए थे? वायसराय। और जबकि वो सारी कंपनी का शासन क्या हो गया था? खत्म हो गया था। अब वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर चली गई थी, मतलब वहां की रानी उसकी क्या थी? देश की प्रमुख थी। कंपनी खत्म हो गई थी। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम आया 1909 में, जिसको मार्ले मिंटो एक्ट बोल सकते हैं। उसमें पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 में, इसमें फिर से आरक्षण को बढ़ावा दिया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे भारत में डिवाइड एंड रूल का। इसलिए यूरोपियन सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए और एंग्लो इंडियन थे ना, उनके लिए क्या किया? रिजर्वेशन दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका भारत के संविधान पर लगभग 60% क्या है? प्रभाव है, क्योंकि हमने ज्यादातर चीजें वहीं से क्या है? संविधान में 1935 के एक्ट से ली है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके तहत भारत का स्वतंत्र होना था। और क्योंकि उसके बाद हम जितने एक्ट थे उनके अलावा अब एक संविधान बनना, और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो देखते हैं। संविधान बन किससे बना? कैबिनेट मिशन 1946 में आया। उसमें क्रिप्स और अलेक्जेंडर और लॉर्ड्स, ऐसे 3 व्यक्ति थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन के लिए लेके आए थे। उसमें भारत और पाकिस्तान के लिए एक संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन की योजना बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसको मना कर दिया था। इसलिए भारत में उसको लागू किया गया। भारत का मतलब उस समय जो कांग्रेस ने उसको मान लिया था, और उसमें 3 सदस्यों के आधार पर क्या हुआ? चयन हुआ, मुस्लिम, सिख और साधारण। जबकि 10 लाख पर क्या मानी गई थी? एक व्यक्ति की वोट। 10 लाख व्यक्तियों पर एक वोट। हालांकि उसमें वोट नहीं हुए थे, लेकिन क्या माने गए थे? 10 लाख पर एक ही वोट, एक व्यक्ति। संचालन राष्ट्रध्वज, जो समिति बनी थी उसका प्रमुख कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। एक तो संचालन समिति और दूसरा राष्ट्रध्वज समिति, वो तो राजेंद्र प्रसाद। अब आपको बता दें, सबसे पहले क्या थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे सीनियर थे। उसके बाद
2 दिन बाद 9 अगस्त को था, 9 दिसंबर को था, फिर 11 दिसंबर को क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संघ और जनशक्ति का अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक की जो समिति थी उसमें अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप समझते होंगे प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके प्रमुख कौन थे, हेड थे अंबेडकर। और उनकी सहायता के लिए BN रॉय जो प्रारूप समिति के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करते, BN रॉय, जिन्होंने अंबेडकर ने जब संविधान पारित हुआ तब भी कहा था कि जितना मेरा योगदान संविधान बनाने में उतना या उससे ज्यादा योगदान किसका है, BN राव का। तो उनका भी बहुत ही महत्व था। अनुसूचित जाति, जब ये संविधान सीटें बन रही थी तब अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी, 33 संख्या थी। इसका मतलब यहाँ पे संख्या कितनी है, 33। अब वापस चलते हैं संविधान सभा में। जो उस समय संविधान सभा थी कैबिनेट मिशन के तहत, उसमें 15 महिलाएं थी। उसमें प्रमुख कौन थी, सरोजनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और इनके अलावा भी थी। और सभी जब देश आजाद हुआ तो कोई ना कोई प्रमुख पद पर नियुक्त थी, कोई राज्यपाल थी या कोई किसी देश के लिए प्रतिनिधित्व कर रही थी, ऐसे। अब इसका सबसे डायरेक्ट वो देखें, चलो बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि जब 1947 में मंत्रिमंडल बना तो राजकुमारी अमृता कौर जो इन 15 औरतों में से थी उसको हेल्थ मिनिस्ट्री दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण पद थे और कितनी महत्वपूर्ण वो औरतें थी। उसके बाद स्थायी सदस्य कौन था, राजेंद्र प्रसाद, आपने पढ़ लिया। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कब पारित किया गया था, 22 जनवरी को पारित हुआ। और उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये था प्रारूप, वो संविधान की प्रस्तावना, जिसको हम संविधान की प्रस्तावना बताते हैं, वो क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव ये कि संविधान का उद्देश्य ये होना चाहिए। सलाहकार समिति आपने पढ़ लिया, प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष कौन थे, BN राव। और सलाहकार समिति, जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे। अंबेडकर पहले बंगाल से थे, बाद में जब देश का बंटवारा हो गया तो फिर वो बॉम्बे से रिप्रेजेंट किया उन्होंने। और 3 बातों ने लागू कब से हुआ संविधान, 26 नवंबर 1949 में। लेकिन पूरी तरह कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। और इसमें 26 जनवरी लागू होने का कारण, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार क्या बनाया था, स्वदेशी स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए क्या माना गया, उसी दिन के लिए 26 जनवरी को माना गया। और जब संविधान लागू हुआ उस समय जो साइन किए थे वो कितने सदस्य थे, उस समय 84 सदस्य थे। 1947 का जो मंत्रिमंडल था, सरदार पटेल गृह व सूचना मंत्री, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जॉन मथाई को रेलवे दिया गया। और कानून से संबंधित आप समझते हो, क्योंकि अंबेडकर उस समय सबसे ही प्रमुख। देखते हैं भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। तो सबसे पहले यूएस से, अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन। अगर पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है और वे संविधान की मूल ढांचे के अनुसार नहीं है तो उसको चेंज कर सकता है, वो उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं, यूएस से। प्रस्तावना आप समझते हैं, प्रीएम्बल्स, जिसका पहले एक बार ही संशोधन हुआ है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, हमने पिछले बताया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जज हटाने के लिए जो प्रोसेस है वो हमने कहां से लिए है, सारा यूएस से। और एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो अलग करना। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट चीज है, वो हमने कहां से लिया है, यूएस से। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते हैं हम, लोकसभा राज्यसभा। 2 सदनीय, बाई कैमरल का मतलब क्या होता है, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा है। तीसरा सिटीजनशिप, एकल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। भारत में पूरे देश के लिए एक ही नागरिक है भारत का, जबकि अमेरिका जैसे देशों में दो उस राज्य का भी नागरिक है वो, और अमेरिका का भी। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी ली है। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, मतलब मौलिक अधिकार के बाद जो भाग आते हैं
नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी बोलते हैं उसको। और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं ना, कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा, जो 4 क्षेत्रों से होते हैं हमारे पास राज्यसभा में, उसको हमने कहाँ से फिल किया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वो होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन वहां पर अगर राज्य ने कानून बना दिया है और उसके बाद केंद्र बनाता है तो केंद्र का लागू होगा, लेकिन अगर केंद्र ने नहीं बनाया है तो राज्य का लागू रहेगा। ज्वाइंट सेशन आप समझते हैं, ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या होता है? जब सदन में, किसी भी सदन में, एक सदन पास करते, दूसरा सदन उसके बारे में, किसी भी बिल के बारे में कोई डिस्कस ना करे, कोई डिसीजन ना ले, और वो 6 महीने से ज्यादा हो जाए, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन करवाता है। और उस दोनों सदन का ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर बोलते हैं, वो करता है। दूसरा, सेंटर और स्टेट का रिलेशन भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद जर्मनी से आपातकाल का मतलब आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो हटाया जाता है, मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति के आदेश से, वो लिया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, मतलब स्टेट और सेंटर। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां मतलब जो ना तो केंद्र की है ना राज्य की है, जो बाकी बच गई तीनों सूचियों से अलग, वो कौन करेगा? फिर सेंटर के पास चली जाती है। साउथ अफ्रीका संविधान संशोधन आप समझते हैं कैसे किया जाता है? या तो लोकसभा में जाता है, उसके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे। पहले लोकसभा में जाएगा या पहले राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, उसके बाद पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर वो क्या बनता है? संशोधन। रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? रूस से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक होती है विधि की उचित प्रक्रिया, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया हमने, हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनाई वो कहां से? यूएस से। विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की उचित प्रक्रिया। अगला, फ्रांस से गणतंत्र व्यवस्था। गणतंत्र मतलब देश का प्रमुख कौन होगा? चुना हुआ व्यक्ति होगा। हमारे देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पहला क्या है? नागरिक है देश का। अब उसके बाद पढ़ते हैं संविधान में अनुसूची, 12 अनुसूची हैं। पहले में देश व राज्य के बारे में आप सेकंड के हिसाब से याद कर लेंगे। दूसरा वेतन, तीसरा उनका वेतन, जो राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनसे संबंधित जो सदस्य हैं संविधान में वर्णित है उनके लिए। तीसरा उनकी शपथ, कि कौन किसको शपथ दिलाएगा। अब शपथ के बारे में याद आते हैं तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। सुप्रीम कोर्ट के जज, कैग, ये सब किसको त्याग पत्र देते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, वो केवल प्रसाद पर्यंत रहता है। किसके? प्रधानमंत्री के। वो जैसे ही कह दिया जाता है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद तीसरा शपथ पढ़ लिया हमने। चौथा है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस तरह होगा, वो चौथी सूची में है। उसके लिए परिसीमन आयोग होता है, वो डिसाइड करता है। और पांचवें में SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन, और छठे में उन SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है। सातवें में केंद्र राज्य सूची, समवर्ती सूची बताया था आपको। केंद्र में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगी, समवर्ती में दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर टकराव होता है 2 कानूनों का तो हमेशा केंद्र का माना जाएगा। तीसरा, 8वें में भाषाएं हैं। पहले 14 भाषा थी, फिर क्या हुई? 18 से फिर कितनी हुई? 22। आज 22 भाषा है हमारे संविधान में। भूमि अधिग्रहण 9वीं थी। भूमि अधिग्रहण जब 1947 में देश आजाद है, उसके बाद बहुत सी भूमियों का अधिग्रहण किया गया, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जिसकी भूमि बहुत ज्यादा थी वो राष्ट्र को समर्पित हो गई, राष्ट्र के लिए दे दी गई। इसलिए उस बिल को किस में डाल दिया गया? 9वीं अनुसूची बनाई गई कि उसमें कोई भी संविधान में हमने अगर पार्लियामेंट पास कर देती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी संविधान के मूल ढांचे को माना, उसको भी, कि संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट इनको भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। 10वें में दल बदल का मतलब जब एक दल के व्यक्ति दूसरे दल में मिल जाते थे, उससे सरकार गिर जाती थी या बन जाती थी, तो उसे रोकने के लिए दल बदल लाया गया। 11वें में पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन। और 12वें में शहर व नगर पालिका, नगरों में नगर पालिका व नगर निगम।
नगर निगम जिसकी 20 लाख से कम है उसकी नगर पालिका, 20 लाख से ज़्यादा संख्या है वो नगर निगम। अब हम संविधान के भाग पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जो 12 से 35, 14 से 18 समानता, 15 से 22 स्वतंत्रता, 23 से 24 शोषण और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 से 30 अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32 जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। उसमें 5 प्रकार की रिट है। आर्टिकल कौन सा है? वो 32वां, जिसमें 5 प्रकार की क्या दी हुई है? रिट दी हुई है। और रिट कौन लागू करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 32 याद रखना है आपको, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 36 से 51 है डीपीएसपी, मौलिक अधिकार के बाद क्या आते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत। उसमें 40 मेन था ग्राम पंचायत। संघ 52 से 151 होता है। संघ का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? प्रधानमंत्री के थ्रू करता है। और प्रधानमंत्री, अब ये समझे कि प्रधानमंत्री की सरकार कब गिरती है या सरकार कब वो होती है, प्रधानमंत्री अपनी त्याग पत्र कब देता है? इसके लिए 4 रूल हैं। या तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, हो गया तो इसका मतलब सरकार गिर गई, दोबारा से चुनाव होंगे। दूसरा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए किसी भी मंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तीसरा, उनका कार्यकाल पूरा हो जाए। चौथा, प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे। और प्रधानमंत्री त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। संघ शासित क्षेत्र प्रदेशों का दिल्ली। SC ST क्षेत्रों के लिए ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट निर्वाचन चुनाव आयोग होता है भारत के लिए। पहले उसके 2 थे, अब क्या हो गए? टोटल 3 सदस्य, 1 प्रमुख, 2 अन्य। उसका कार्य क्या है? भारतीय चुनाव आयोग का लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यों की विधानसभा, 5 कार्य हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों की विधानसभा के चुनाव करवाना। और जबकि राज्यों में पंचायती राज और नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। और आपातकाल के बारे में 352, 356, 360। 352 में था जब कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब। 356 में क्या है? जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए वहाँ पे। और 360 क्या है? आर्थिक आपातकाल, इमरजेंसी, करेंसी क्या हो जाए? फेल हो जाए। और 365 इंपॉर्टेंट ये है कि जब उस राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो जाए, अव्यवस्था फैल जाए, तब वहाँ पे राष्ट्रपति, राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। और ये हम देखते हैं समय समय पर ऐसे कई बार पॉइंट आते हैं डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करता है, जिसमें 2 क्या है? न्यायिक रिट, बाकी 3 गैर न्यायिक रिट। तो यहाँ पे बंदी प्रतीक्षण, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण, ये प्रतिषेध, ये तीनों क्या है? इनमें से 2 तो ये हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों क्या है? जुडिशियल रिट है, ये केवल न्यायिक रिट है। मौलिक अधिकारों के हनन के समय ये जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी लागू करता है और हाई कोर्ट, दोनों। उसके बाद मौलिक अधिकार के हनन पर हम किस में जा सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत के हनन के लिए हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, मतलब ये वाद योग्य नहीं है। इनके लिए खिलाफ, इनके हनन पर हम क्या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 के में जोड़े गए, जो कहां से लिए हमने? फंडामेंटल ड्यूटी, रूस से। देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वो विदेशों के साथ संबंध, विदेशी राजनयिकों को, विदेशी राजदूतों की नियुक्ति भारत के व्यक्तियों की विदेशों में नियुक्ति, जो विदेशी राजदूत कहलाते हैं उनकी नियुक्ति करता है। लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से चुना जाता है।
उसको हटाया किस प्रोसेस से जाता है, महाभियोग 14 दिन से पहले, और उसको किस आर्टिकल में दिखाया दिया है, आर्टिकल 61 में महाभियोग, उसके ऊपर महाभियोग लगा, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं। अब वो राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जजों की, कैग कंपेट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक की, इलेक्शन कमीशन की, यूपीएससी की जो हेड या जो भी कमीशन के अध्यक्ष हैं। हालांकि ये सारे जितने भी नियुक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, लेकिन नाम के किस पे होती हैं, राष्ट्रपति पे। वुमेन कमीशन, SC/ST कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाए। अध्यादेश किसमें है, 123। अध्यादेश का मतलब है जब सदन में लोकसभा व राज्यसभा दोनों नहीं चल रहे हो, जब सदन नहीं चल रहा हो और देश में एक अति महत्वपूर्ण स्थिति हो कोई कानून पास करने की, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सलाह करके अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश की अवधि क्या होगी, जब जैसे ही नई सेशन लागू होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर वो पास होना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है 6 सप्ताह, अगर 6 सप्ताह के अंदर वो पास नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, अध्यादेश खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सलाह के लिए राष्ट्रपति 143 के तहत है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, हालांकि उस पर बाध्यकारी नहीं है कि वो उसको माने। क्षमा, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जब कोई किसी भी मामले में किसी को फांसी या उम्र कैद दी जाती है तो राष्ट्रपति के पास वो अपनी वो याचिका दे सकता है। राष्ट्रपति उसको 72 के अनुसार, आर्टिकल 72 के अनुसार उसको क्षमा कर सकता है, हालांकि उसके लिए उसे मंत्रिपरिषद से सलाह करनी पड़ती है। NSR नीलम संजीव रेड्डी वो एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध जीतते गए थे, जो निर्विरोध जीते, सभी ने उसको चुन लिया गया था उनको। वाइस प्रेसिडेंट का भी रोल वही है जो इनमें है। जब प्रेसिडेंट नहीं हो देश के अंदर या मृत्यु हो जाती है, अचानक से कुछ हो जाता है, तो उसका कार्यभार किस पर आ जाता है, उपराष्ट्रपति पर। और उपराष्ट्रपति को वो सभी सुविधाएं, सभी अधिकार मिलेंगे जो राष्ट्रपति को उस समय तक मिलते हैं। और 6 महीने के अंदर उनका नए राष्ट्रपति का चुनाव भी जरूरी है। अब राज्यसभा हेड को भी क्या बोलते हैं, सभापति, जो क्या होता है, उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति किसी कारण से नहीं हार जाता है तो अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब देखते हैं हम प्रधानमंत्री की स्थिति। प्रधानमंत्री लोकसभा में प्रमुख दल का नेता होता है, जिसको कितनी सीट मिली हुई है, कम से कम 273। उसका क्या होगा, लोकसभा में बहुमत है। अगर 552 में से 273 उसका बहुमत है, वो हालांकि प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा देखते हैं हम श्री मनमोहन सिंह जी, जो राज्यसभा से चुने हुए थे लेकिन प्रधानमंत्री थे। लोकसभा में दल कौन सा था प्रमुख, यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति चुने गए थे। प्रस्तावना में प्रधानमंत्री प्रस्तावित करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाए, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रस्तावित करता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है, किसी भी मंत्री को। 15% से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए मंत्रिमंडल के सदस्यों की। 15% मतलब लोकसभा की संख्या की 15%। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, राष्ट्रीय एकता आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन का प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हालांकि प्रमुख दल का जो भी ये साबित कर दे लोकसभा में कि हमारे पास बहुमत है, उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देता है। अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 252, 30 वर्ष उम्र है, और 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। 12 सदस्य उसमें से राष्ट्रपति चुनता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से संबंधित होते हैं। ये कभी भंग नहीं हो सकती। इसको स्पेशल 2 पावर दी गई हैं, 249 और 312। 249 का मतलब है कि वो राज्य सूची का कोई भी विषय है उसको केंद्र में डाल सकती है, केंद्र सूची का बना सकती है। वो भी कितने के लिए, 1 साल के लिए। फिर से अगले साल उसे फिर से वही पास करना होगा 2/3 से। केवल कौन पास करेगी, राज्यसभा। और 312 में अखिल भारतीय सेवा लागू कर सकती है, जैसे अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया IAS, अखिल भारतीय IPS, अखिल भारतीय सेवा है। तो राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है।
अगला लोकसभा पे आते हैं। लोकसभा की अधिकतम 752, 25 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु है, 5 वर्ष का कार्यकाल। लेकिन पहले भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और खत्म होने के मैंने 4 कारण बताए थे, 5 कारण बताए। प्रधानमंत्री की मृत्यु, प्रधानमंत्री का इस्तीफा देना, अविश्वास प्रस्ताव पारित होना या कार्यकाल पूरा हो जाना। ये सभी क्या है, 4 कारण जिनकी वजह से लोकसभा भंग हो सकती है। धन विधेयक लोकसभा में होता है। धन विधेयक की परिभाषा क्या है, वो कौन डिसाइड करता है धन विधेयक है या नहीं, स्पीकर, लोकसभा का हेड जिसको बोलते हैं स्पीकर। लोकसभा में एससी के लिए और एसटी के लिए 84 और 47 सीटें आरक्षित हैं। ये एससी के लिए, ये एसटी के लिए। अब हम पढ़ते हैं 105 में विशेष अधिकार दिए हुए हैं संसदीय सदस्यों के लिए। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, महान्यायवादी, जिसको किसी भी सदन में बैठने का क्या होता है, अधिकार होता है। वो कभी भी बैठ सकता है। सरकार की तरफ से जो न्यायालय में केस जाते हैं उनकी पैरवी करता है, लेकिन उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। कैग आप समझ सकते हैं, जिसको संविधान में भी वर्णित है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है, जारी करती है, उसको चेक करती है स्थायी समिति। और इसकी हाई कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास 2 पावर मेन है, अभिलेख, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो पास किया, जो निर्णय दिया, वो सभी बाकी के कोर्टों के लिए क्या होगा, वो मान्य होगा। इसका मतलब अगर वैसा ही कोई केस आया तो छोटे कोर्ट उसको यूं क्यों निपटान कर सकते हैं। अगला क्या है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक जांच कर सकता है किसी भी जो कानून बनाया है संसद ने। राष्ट्रपति, संसद का मतलब होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर बनी है। अगर इन्होंने जो कानून बनाया है उसको चेक कर सकता है क्या वो विधायी मूल ढांचे के अनुसार है या नहीं। और संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हैं। संशोधन पढ़े तो पहला साधारण, मतलब जितने सदस्य हैं उसका आदेश ज़्यादा पास कर दे तो भी माना जाएगा। दूसरा जिसमें 2/3 सदस्यों का 2/3 पास करें। और तीसरे में 2/3 के साथ साथ वहाँ की आधे से ज़्यादा राज्य भी उसको क्या माने, पास हुआ, तभी माना जाएगा। धन्यवाद।